तब 40 करोड़ रुपए बैठा था जब से अभी तक 40 करोड़ का हम दान कर चुके हैं। 2017 तक। हम शून्य से स्टार्ट हुए थे, तो उत्साह तो हमारे दिल में हमेशा बना रहा। जैसे आपने समाज के लिए प्रति आगे बढ़ के काम करने शुरू किए, वो कहाँ से इंस्पायर हुए? वो सबसे अच्छा काम तो यही है कि जो शिक्षा के केंद्र जो बनते हैं उसमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। तो हमारे दादाजी कहते थे कि भाई जो समाज का काम करते हैं उनको तोपों के सलामी मिलती है। अब वो उस जमाने जब कहते तो मन में एक इच्छा पैदा होगी कि कभी हम भी ऐसे बन जाए तो हम भी तोपों की सलामी दें। मिलिए नेपाल सिंह कसाना से, एक ऐसे व्यक्तित्व से जिन्होंने अपने समाज और समुदाय के लिए शिक्षा और विकास का मार्ग खुद बनाया। गांव से शहर तक की अपनी यात्रा में उन्होंने न केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाया, बल्कि पूरे गुर्जर समाज के लिए प्रेरणा का प्रकाश बने। व्यवसाय, समाज सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हर दिल को जोड़ता है और हमें सिखाता है, बड़े सपने वही सच होते हैं जो हम हिम्मत और मेहनत से जीते हैं। आज के ब्रॉडकास्ट की शख्सियत नेपाल सिंह कसाना जी, जो बहुत बड़ी शख्सियत है और हमारे समाज में उनको एक माइलस्टोन की तरह जाना जाता है। जैसे कि हम लोग दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं कसाना पूरे परिवार से। उनमें निकल के आते हैं नंगला गांव, जो कि एक छोटा सा गांव था, और वहाँ से अपनी जर्नी शुरू करते हुए आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि चाहे वो राजनीतिक, आर्थिक, एजुकेशन या किसी भी क्षेत्र में उनका नाम बड़े सम्मान से और आदर से लिया जाता है। मैं वेलकम करता हूँ अपने बड़े भाई नेपाल सिंह कसाना जी का। तो भाई साहब, शुरुआत करते हुए हम पहले जानना चाहते हैं आपकी जर्नी जो गांव से लेके शहर तक आई, और वो विज़न जो एजुकेशन को लेके उस टाइम पे इतनी बड़ी सोच रखना कि हाँ, हम अपने परिवार को इस स्तर पर ले जाना है, तो एजुकेशन हमारा वो पहला माध्यम रहेगा जो वहाँ से आपको यहाँ तक लाया। तो उसके बारे में पहले जानना चाहेंगे। हमारा गांव नंगला छोटा, वैसे नंगला चमरू भी बोलते हैं, दादरी तहसील में है। जीटी रोड सिकंदराबाद दादरी के बीच में है। गांव में बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, लेकिन जब हमारा बचपन था, 8वीं 7वीं में हम आ गए थे, तो पास के गांव सैंतली से बीटेक आईआईटी रुड़की से इंजीनियर थे 2 भाई। उन्हीं में से एक भाई, चचेरे भाई जो थे, वो एमएनआर कॉलेज इलाहाबाद से थे। एक प्रोफेसर हो गए थे उनमें, देशराज सिंह भाटी। वो आईआईटी से पढ़ के महिपाल सिंह भाटी तो बाद में सुपरटेंडेंट इंजीनियर रहे, एक एजुकेशन इंजीनियर रहे। एक दूसरे मोहल्ले में एक डॉक्टर बन गए थे, एक इंजीनियर बन गए थे। हमारे दादाजी किसी ज़माने में मुखिया थे, गांव के 2 बार लगातार प्रधान रहे। तो हमारे दादाजी के पास आने जाने वाले लोगों की संख्या बहुत होती थी, और उनका मुख्य केंद्र जो था बातचीत का, वो ये था कि जिनके बच्चे शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं वे परिवार बहुत ज़्यादा विकास कर लेते हैं, उनका नाम होता है, समाज में उनकी चर्चा होती है, समाज में उनको सम्मान मिलता है। तो ये बात तो जब 8वीं 10वीं 12वीं तक हम पढ़े, हमारे दिमाग में बात मैच्योर कर गई थी कि शिक्षा एक ऐसा साधन है, माध्यम है, जिसके माध्यम से मान भी, सम्मान भी, रोजगार भी, धन भी, दौलत भी, अच्छे संबंध भी, अच्छे बड़े व्यक्ति बनने के साधन भी वो शिक्षा से निकलते हैं। जी। मुझसे बड़े भाई महिपाल सिंह जी। थे, हम 5 भाई हैं। उन्होंने 12वीं साइंस से की थी, फिर उन्होंने नौकरी की कोशिश की, नौकरी तो लगी नहीं उनकी। जी। लेकिन हमारे यहाँ 75-76 में सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया आ गया था। जी। वहाँ पर बड़े संघर्ष के बाद, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र में जो बाहर के इंडस्ट्री लगाने वाले लोग थे वो डरते थे क्षेत्रीय लोगों से, और क्षेत्रीय लोगों से डरने की वजह से वो स्थानीय लोगों को व्यापार में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे, कोई काम नहीं देना चाहते थे। बड़े भाई साहब ने बड़ी विषम परिस्थिति में सप्लाई का काम चालू कर दिया। जी। सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर एक विलाड फैक्ट्री आई थी, एमएनसीज थी की जैसी। उसके बाद वहाँ पर अंसल पेपर मिल आया था, वहाँ पर बिरला की कारपेट फैक्ट्री आई थी, वहाँ पर आपका राजदूत पेंट आई थी। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री आई थी। ये कौन से सन की बात होगी भाई साहब? ये 75-70
में तो यूपीएसआरडीसी का एरिया स्थापित हुआ था जी और इस 80 और 82-83 से पहले पहले जी तो उन्होंने वहाँ सप्लाई का काम रोड़ी बदरपुर ईंट बालू रेत इनका बिजनेस मिट्टी भराई का काम चालू किया और वो पहले व्यक्ति थे हमारे उस एरिया में जिन्होंने इस टाइप का काम चालू किया। जानते ही नहीं थे और ऐसे वो भी नहीं थे, मौके भी नहीं थे लोगों के लिए। उस समय सब किसानी खेती किसान पे ही सब सबका खेती पर डिपेंड थे, डिपेंड थे। सब खेती पे, या जिनके घर में कोई व्यापार कर रहा था छोटा मोटा कहीं बाहर, या कोई नौकरियों में थे जिनके घरों में कोई सिपाही है, कोई मिलिट्री में है, कोई आर्मी में है, कोई टीचर है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा भी नहीं था, कोई टीचर भी नहीं था, हमारे घर में कोई नौकरी पर नहीं था, केवल हमारे ताऊ जी के लड़के थे मिलिट्री में। वो जी उधर मैं जो था, मैंने 10वीं अग्रसेन इंटर कॉलेज सिकंदराबाद से की 75 में। 77 में मैंने 12वीं करी और अच्छे नंबरों से की। मैं इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते थे कॉलेज के, मैं उनमें एक गिना जाता था। जैसे कुछ गिनती के बच्चे होते थे, सारे टीचर कहते थे ये इंटेलिजेंट है, उनमें मैं भी एक था। जी फिर मैं जो था बीएससी करने के लिए मोदनगढ़ चले गया। 79 में मैंने बीएससी करी। फिर मैं बीएड किया मेरिट कॉलेज मेरिट से 80-81 में। फिर मैंने एमएससी में एडमिशन ले लिया। मैंने एमएससी पार्ट 1 किया और मेरी 83 में दिल्ली में नौकरी लग गई। जी तो हम अपने परिवार के 5 भाइयों में 2 भाई कमाने वाले हो गए। तो एक उम्मीद बन गई परिवार में कि अब परिवार को आगे ले जाने के लिए 2 हो गए, 2 भाई हो गए। तो हम दोनों भाई अपने परिवार के बारे में सोचते रहे कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना है। वो जो कथाएं सुनते रहते थे और संगठित परिवार की बात सुनते रहते थे कि वही परिवार आगे बढ़ते हैं जिनमें संगठन होता है, एकता होती है और अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। क्योंकि सैतली वाले जो थे उनमें से एक बड़े भाई जो थे मेरठ में जिला परिषद में क्लर्क थे और उन्होंने 2 भाई इंजीनियर बनाए, एक भाई को एडवोकेट बनाया और भी बच्चे बहुत पढ़ाए उन्होंने और उनका परिवार का नाम हो गया था। तो उसी तरह की एक भावना थी हमारे दिमाग में। ये बात आई अब हम दोनों भाई कमा रहे हैं, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं भी भाई साहब के काम में थोड़ा बहुत टाइम देने लगा। टीचर दिल्ली का टीचर का तो 1 बजे से टीचिंग होती थी, तो वो काम बढ़ता रहा, बहुत बढ़ता रहा। तो आपने टीचिंग करते करते ही अपने बड़े भाई का साथ बिजनेस में साथ देना शुरू कर दिया? शुरू कर दिया क्योंकि हम गांव में रहते थे। जी गांव से मैं दिल्ली जाता था। अच्छा तो गांव से दिल्ली जाना, छुट्टी बहुत होती है टीचिंग लाइन में, तो वैसे संडे बहुत होते हैं, वैसी छुट्टी बहुत होती है। तो वो जाने लगे तो सप्लाई में वो उस ज़माने में लाखों रुपए महीने का आमदन हो गई थी। जी तो लाखों रुपए बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको फिर भाई साहब को ये दिमाग में आया कि भाई हमें कंस्ट्रक्शन माना है। अच्छा तो उन्होंने 1982 में एक आर्किटेक्ट से छोटी सी फैक्ट्री बनाने के सिकंदराबाद में काम ले लिया। तो फिर उन्होंने कह दिया कि तुम जो है सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया आ गया था, जो आज का सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में जगह है, यहाँ भी ये यूपीएसआरडीसी के एरिया आ गया था और एक छोटी सी फैक्ट्री काम फिर दूसरा यहाँ मिल गया। तो फिर मैंने भाई साहब से कहा, मैं थोड़ा जागरूक इसलिए हो गया था पढ़ाई के मामले में भाई साहब से ज़्यादा, कि मैंने बीएससी एमएससी जो करी तो मैंने वहाँ बहुत सारे परिवार देखे, बहुत सारे समाज के लोग देखे, विशेषकर जाट, त्यागी, ब्राह्मण, पंजाबी और अपने ऐसे पढ़ने लिखने वाले गुजर भी और भी जाति के लोग, जिनके घर में बहुत एजुकेशन है, बहुत एक एक घर में कई एमएससी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई एयरफोर्स में है, कोई मिलिट्री में है, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा। उस समय तक शायद हमारी बिरादर में, मतलब गुजर बिरादर में, इतने लोग बाग आगे एजुकेशन में भी नहीं थे और बिजनेस में भी नहीं थे, हाँ जो कि कोई गाइड कर सके या माध्यम दिखा सके कि हाँ अपनी नई नहीं, वो जनरेशन को उस सके जाने के। यस व्यापार में तो बस दूध के काम में थे हमारे लोग, पारस मिल्क वाले जैसे। जी तो लेकिन और दूसरे टाइप के बिजनेस में कम थे हमारे इस क्षेत्र में, पूरे में दादरी सिकंदराबाद वाला जो एरिया था। तो वो जब वो काम मिल गया वहाँ पर दूसरी फैक्ट्री का, एक छोटी सी फैक्ट्री का और काम मिल गया, जी तो मैंने भाई साहब से कहा कि ऐसा है कि सब भाइयों को हमें पढ़ाना है, 3 भाई और हैं, 2 बहन हैं, तो चलो दादरी चलते हैं। तो हम 1985 में दादरी शिफ्ट हो गए जी
और हमने किराए का मकान लेकर के अपना भाई मुझसे छोटा KP सिंह है, इसको इंजीनियरिंग कराई। एक भाई डॉक्टर अजय कसाना है, वो उसने होम्योपैथिक में डिग्री कोर्स अलवर से कराया मेडिकल कॉलेज से। एक भाई ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, एक बहनों को MA BA वगैरह कराई, MA B.Ed करी। फिर 85 से वहाँ रहते हुए 3 साल के अंदर ही 88 के तक आते आते हमारा काम फैक्ट्रियों को कंस्ट्रक्शन को बहुत बढ़ गया जी। और हम एक नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्टर बन गए। हमसे ज़्यादा काम वो फैक्ट्री आते नहीं और हम काम लेते रहे। एक फैक्ट्री वाले काम लिया, दूसरा मिल गया, दूसरा में तीसरा मिला, चौथा मिला, पाँचवा मिला, छठा मिला, सातवां मिला, 8-8 10-10 फैक्ट्री को काम मिल गए। जी। तो पैसे की थोड़ी और जान पड़ गई। जी। तो मैंने भाई साहब से कहा कि नहीं, दादरी जो है इतना बढ़िया शहर नहीं है जहाँ हम रह सकें, अगर हमारे पास पैसा है तो। अगर बच्चों को और अच्छी एजुकेशन दिलानी है अगली पीढ़ी को, तो नोएडा चलते हैं। अच्छा। जबकि नोएडा में हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई हमारे प्रॉपर्टी नहीं थी, हमारा गांव नहीं था। हमारा गांव अब भी नहीं है कहीं भी, ना नोएडा में ना ग्रेटर नोएडा में। जी। अब भी वो आज तक गांव की ज़मीन एक बार नहीं हुई। जी। तो 1988 के एंड में हम यहाँ भी किराए पर आ गए अच्छा। नोएडा में। तो आप 82 में दादरी शिफ्ट हुए? 85 में। 85 में। और नोएडा कब आए जी? 88 में। 88 में आप नोएडा शिफ्ट हो गए? हाँ, नोएडा शिफ्ट हो गए। और वो भी किराए के, हम सेक्टर 37 मिलिट्री सेक्टर है, उसमें बड़ा मेजर जनरल का फ्लैट था, वो हमने किराए पे ले लिया। जी। और हमारा ध्यान केंद्रित रहा बच्चों की पढ़ाई पर। मेरी शादी हो गई थी, मेरे 4 बच्चे हो गए थे तब तक। भाई साहब के 4 बच्चे थे, तो भाई साहब के बच्चे भी हमने हॉस्टल में रखे। जी। वहाँ पर पढ़ाए थे हरियाणा में, जी। समालखा के पास, पानीपत के पास एक नलवा पब्लिक स्कूल था, उसमें छोड़े। और हमने यहाँ के जो पब्लिक स्कूल थे, हमारे और बच्चे जो थे, भाई साहब की 2 लड़कियाँ थीं और मेरे 4 बच्चे थे, इनमें 2-3 बच्चे ये थे, हमने यहाँ का विश्व भारती पब्लिक स्कूल, उसमें एडमिशन दिला दिया। और हम इतने स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के प्रति कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड बात करते थे बच्चों से। अब ये रिजल्ट तुम्हें लाना ही है, ये नहीं तुम्हें पढ़ना है, पढ़ना नहीं है, इतने % लाने ही है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, आप उतनी मेहनत करें, उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करा। और उसका रिजल्ट आया और बच्चे सब पढ़ गए। और हमारी KP ने भी इंजीनियरिंग कर ली और भाई ने डॉक्टरी कर ली। फिर हमने इनकी शादियाँ करी और हमने वो सामूहिकता को, विचार को बराबर बनाए रखने के लिए ये किया कि जो भी अपने घर की आमदनी थी, फिर 2 भाइयों के, फिर तो 93 तक आते आते बड़े भाई साहब मुझसे कह दिया कि तू नौकरी छोड़ दे, इतना बड़ा काम हो गया था। जी। तो 93 में मैंने दिल्ली से रिज़ाइन कर दिया था। और हमारा काम बढ़ता चलेगा, बहुत बढ़ता चलेगा और पैसे बहुत आने लगे। तब हमने 93 में प्लॉट लेकर सेक्टर 40 में 95 में कोठी बना ली। 95 में आपने अपना मकान लेके वहाँ पर शिफ्ट हो गए, पूरा परिवार उधर शिफ्ट हो गया? हाँ, 300 वर्ग मीटर में। तो जो जर्नी हमारी 85 से शुरू हुई, वो 10 साल के अंदर अंदर आपने नोएडा के ऐसे सेक्टर में उस टाइम पे मकान लिया, हाँ, जो कि आज जैसे सेक्टर 44 या सेक्टर 15 कहा जाता है, तो उस टाइम पे सेक्टर 44 में ये स्थिति थी। तो आपने वहाँ पे लेके अपना मकान बनाया, वहाँ रहना सहना शुरू किया। तो एजुकेशन सेक्टर में तो आपका जो जीवन का संघर्ष रहा, अपने बड़े भाई के साथ मिलके आप अपने पूरे परिवार को पढ़ाई में, एजुकेशन में, बिजनेस में लाते हुए यहाँ तक लेके आए। मैं जानना चाहता हूँ भाई साहब कि जो आपका समाज के प्रति जो रुझान था, जो आपने एक आइडियोलॉजी बनाई है हमारे सबके बीच में, जो कहते हैं यूनिवर्सल लॉ है, जो देते हैं वो मिलता है, लेकिन उसके लिए ना एक अंदर से ज़ील होनी चाहिए कि जैसे आपने समाज के लिए प्रति आगे बढ़ के काम करने शुरू किए, वो कहाँ से इंस्पायर हुए, वो कहाँ से आपकी जर्नी शुरुआत हुई? जब हम 10वीं में थे, 8वीं में थे, मैं पढ़ने में अपने घर में सबसे इंटेलिजेंट लड़का था जी। मैंने 8वीं बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट बुलंद से टॉप किया था। हम बोर्ड 8वीं तक पढ़ते थे सिकंदराबाद, सैतली लोहाली, लेकिन जूनियर का बोर्डों का एग्ज़ाम होता था वहाँ। अच्छा। जूनियर हाई स्कूल में, यानी 8वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम में मैंने जिला बुलंद से, जो दिल्ली से लेकर के अलीगढ़ तक था, ये बहुत बड़ा ज़िला था, उसको टॉप किया था। तो मुझसे घर वाले कोई काम नहीं कराते थे, लेकिन मैं अपने दादाजी के लिए चारपाई, हुक्का, मूढ़ा
डालना, उनकी बातें सुनना। मैं अलग बैठा चार पे पढ़ता रहता था, उनकी बातें सुनता रहता था। तो हमारे दादाजी ये कहते थे कि जो लोग समाज का काम करते हैं, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनको लोग सम्मान बहुत देते हैं। और एक घटना बताई थी, लंबा हो जाएगा, एक घटना बताई थी कि मिलिट्री वालों से ये गुजर कॉलेज था सहारनपुर में, और हमारा दादरी वाला जो मीरबोज कॉलेज है ये, और मवाना का कॉलेज था वो, इन तीनों के लिए मिलिट्री वालों से एक दिन की तनख्वाह लेने गए थे। तो उनके जो चौधरी थे वो चौधरी मुंडलाने के थे, चौधरी महाराज सिंह, प्रधान महाराज सिंह जी। तो उनको 7 तोपों की सलामी मिली थी। अच्छा। मिलिट्री के सीओ को कहा कि हमारे राजा आ रहे हैं, और गए थे वो कॉलेज के पैसों के लिए। तो हमारे दादाजी कहते थे कि भाई जो समाज का काम करते हैं उनको तोपों की सलामी मिलती है। अब वो उस जमाने जब कहते थे, मन में एक इच्छा पैदा होगी कि कभी हम भी ऐसे बन जाएं तो हम भी तोपों की सलामी लेंगे। अच्छा। उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, जी। तो वो धन की व्यवस्था हमारे पास होगी, और हमने की तोपों की सलामी हमें भी लेनी है। जी। और क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, सर्व समाज का भला, सर्व समाज का विकास, विशेषकर जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं उनका विकास शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। और हमारे इसी ज़िले में गौतम बुद्ध नगर में ही बहुत दूर दूर तक लड़कियों के 12वीं तक के इंटर कॉलेज नहीं थे। जी। कुछ क्षेत्र ऐसे जहाँ 12वीं तक के वैसे भी लड़कों के भी कॉलेज नहीं थे। तो हमारा बड़े भाई साहब को मैंने कहा कि आप जो है दान दे करो और आप ऐसी चीज़ों में जा करो। तो मैंने बिना उनसे पूछे, मैं दिल्ली में टीचर रहा था एक स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सीलमपुर में, और उसके प्रिंसिपल को मैंने रिजाइन कर दिया उसके बाद कि हम आपके यहाँ दान देना चाहते हैं। तो 1986 में हमने एक लाइब्रेरी बड़ी होती है, 2 कमरों की होती है, वो बनवाई थी, नेहरू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पुराना सीलमपुर, दिल्ली में। अच्छा। पहला दान था वो। पहला आपका दान रहा वो। वो भाई साहब को बिना पूछे मैंने पैसे इधर से उधर से इकट्ठे करके दे दिए थे, और उसके चीफ गेस्ट भाई साहब बनाए। अच्छा। और जब चीफ गेस्ट बना कर जब वे गए तो वहाँ ढोल बज रहे थे, फूल बिखेरे जा रहे थे, लोग सम्मान कर रहे थे, बड़ा सम्मान हुआ। फिर पत्थर लगा तो भाई साहब को ये एहसास लगा कि भाई वाह, ये काम तो बहुत अच्छा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे भाई साहब रात दिन फिर लग गए। आपका मीरबोज कॉलेज लड़कियों का है, जी जी। दादरी का, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक हमारे भाई साहब थे। उन्होंने खुद ने दिया, अपने मिलने बिजनेस से जो लिंक लोग थे उनसे दिलवाया, और वो पूरा मीरबोज कॉलेज एक टीम ने वहाँ खड़ा कर दिया। ऐसे ही आपका दुजाने में लड़कियों का इंटर कॉलेज बनवाया। जी। डीएसपी भूप सिंह थे, एक पंडित जी थे ढक्कन जी, और हमारे भाई साहब, वो 12 तक इंटर कॉलेज वहाँ बनवाया। ऐसे खेड़ी भनौता में लड़कियों का इंटर कॉलेज बनवाया। जी। फिर हमने एक नए दनकौर स्टेशन के पास जो दनकौर रोड है, जी। ये बिलासपुर की नहर है, वहाँ पर लड़कियों का इंटर कॉलेज बनवाया। और कोई भी विद्यालय यहाँ का इस जिले का ऐसा नहीं है जिसमें एक एक कमरा या लाख 2 लाख, या उस ज़माने में 50,000 20,000 30,000 भी बहुत होते थे। किसी भी तरह का सहयोग, चाहे वो आर्थिक रहा हो, आर्थिक ज़्यादा रहा, हमने केवल पैसे ही नहीं दिया आर्थिक, उस कॉलेज को कंप्लीट जब तक नहीं बनवा दी पूरा नहीं हुआ। तिलपता में तो ये हाल रहा कि लड़कों के इंटर कॉलेज वहाँ की टीम से मिलकर बनवाया, फिर लड़कियों के इंटर कॉलेज बनवाया तिलपता में। लड़कों आज भी है, आप जाकर देखो, नरौली में 8वीं तक का स्कूल था, भाई साहब ने बड़े 12वीं तक कराया। ऐसे बहुत था, उस शौक़ पैदा हो गया, उसमें सम्मान मिलता था। फिर मैं जो है, मेरी इच्छा, क्योंकि मैं बाहर पढ़ा था तो मेरे लिंक ज़्यादा थे, तो मैं जो हो फिर कोई ज़िला नहीं है, मेरठ हो, गाज़ियाबाद हो, बुलंदशहर हो, चाहे आपका बागपत हो, सहारनपुर हो, हरिद्वार हो, आपका अमरोहा हो, आपका मुरादाबाद हो, आपका ज़िला बिजनौर हो, ये कोई ज़िले ऐसे नहीं हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो जहाँ जहाँ कॉलेज बनने की ज़रूरत थी, और हमें उन्होंने टच किया तो हमने वहाँ जाकर 12 तक के कॉलेज बहुत सारे बनवाए। और मैं 12 इंटर कॉलेज और 3 डिग्री कॉलेज और एक गुजर छात्रावास और एक धर्मशाला है सुक्काताल में, उसका संस्थापक सदस्य हूँ। और विद्यालय जो बनता है वो किसी विशेष जाति का नहीं होता, वो सर्व जाति का होता वो सर्व जाति के हित के लिए होता है। वो भविष्य के और जो निर्माण की सबसे गरीब होते हैं, विशेषकर लड़कियां जिनको शिक्षा का कोई साधन नहीं होता,
उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो वो चर्चाएँ स्टार्ट हो गई थी हमारी, और जब चर्चा स्टार्ट हुई तो सम्मान मिला। फिर और भी देशों में भी बहुत जगह योगदान है हमारा, हमारे परिवार का। इस तरह की वो कहानी है। तो समाज में इस तरीके की जो आपने प्रथा चलाई, उसमें चलाने के टाइम पे भाई साहब, जब हमने देखा है कि कोई भी एक सामाजिक कार्यकर्ता जब आप आगे बढ़ता है तो उसमें चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, उसमें वाद विवाद की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं, और उसमें अप्रिसिएशन भी होता है। तो आपकी ये जो जर्नी रही जिसमें आपने एक सामाजिक कार्य भी किया, एजुकेशन को लेके आपने अभी भी, जैसा कि मुझे जानकारी है, कुछ एजुकेशन ट्रस्ट हैं जिसमें आप अभी भी संस्थापक सदस्य रहे हैं, जो हर साल हर महीने बच्चों को कुछ ना कुछ दान दिया जाता है सबके सहयोग से। इस पूरी जर्नी में सबसे अच्छा और सबसे बुरा एक्सपीरियंस आपका क्या रहा? सबसे अच्छा काम तो यही है कि जो सर्व समाज के लिए, सर्वहित के लिए शिक्षा के केंद्र जो बनते हैं उसमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। जी, मैं तो मानता हूँ दुश्मन भी प्रशंसा करता है, बिल्कुल। उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। क्योंकि एक वजह ये भी थी कि हम किसी भी कॉलेज के मैनेजर और अध्यक्ष नहीं बने, केवल दान दिया, दिलवाया, बिल्डिंग बनी और छोड़ कर आगे चल दिए। तो कंट्रोवर्सी तो हमारे साथ इसलिए भी नहीं हुई, वजह ये भी रही, बहुत सारी जगह, बहुत सारे जिले हैं ऐसे, तो जो लगातार उन संस्थाओं में जुड़े रहते हैं उनकी आपस में कंट्रोवर्सी तो हो जाती है, लेकिन हमारी इसलिए नहीं पे क्योंकि हमें कोई पद का लालच था ही नहीं। जी, और हमने यहाँ पर भी 88 में जब आए थे तो हमारा समाज जो है जिसमें हम पैदा हुए, ये गुजर बाहुल क्षेत्र है, जी, और यहाँ पर शिक्षा का बेहद अभाव रहा। अभाव था, और धीरे धीरे शिक्षा की तरफ लोग जाना चाहते थे लेकिन पता नहीं थी। तो हमने 88 में जब हम आए थे, 88-89 में ही हमने एक गुजर उत्थान मंच बनाया जिसका मैं अध्यक्ष था। जी, चौधरी सच्चेराम रिटायर्ड अधिकारी थे, निठारे के रहने वाले, वो थे। एक मूलचंद चौधरी जिनका सिटी पब्लिक स्कूल है आजकल सेक्टर 61 में, वो थे। हम 3 लोग मुख्य भूमिका में थे। हमसे लिंक तो बहुत लोग थे क्षेत्र के, सबसे पैसे इकट्ठा करते थे, मैक्सिमम हम अपने पैसे जेब से खर्च कर देते थे। पहली बार पूरे देश में गुर्जर समाज में प्रतिभा सम्मान समारोह वो हमने चालू किया था। अच्छा, जो बच्चे 10वीं में 12वीं में फर्स्ट आएंगे, बीए में, बीएससी में, एमएससी में, जो बच्चे कहीं नौकरी लग गए हैं या कोई अच्छे पद पर चले गया है, या कोई उस जमाने में आईएएस ढूंढने से नहीं मिलता था ही नहीं कोई, एक भी आईएएस गुजरों में नहीं था जी, उस जमाने में। पूरे देश की बात कर रहा हूँ, शिक्षा का इतना अभाव था। तो एक प्रमोटेड हुए, एक आईएएस डीएम बने अमरोहा के, श्री रामचंद्र सिंह जी, उनको लेकर आए थे। मसूद चौधरी साहब थे एडिशनल डीजीपी हरियाणा, वो सॉरी जम्मू कश्मीर, मुस्लिम गुजर थे वो, उनको हम लेकर आए। परमवीर सिंह बम्बई में थे जो कमिश्नर रहे, उनको लेकर आए। बहुत सारे प्रिंसिपल्स को लेकर आए, बहुत सारे कुलपति भी थे, डॉक्टर किरण सिंह थे। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम इसलिए लाते थे कि जब कार्यक्रम होता था तो जो बच्चे थे वो बच्चे देखें कि भाई तुम लोगों में पढ़े लिखे होते हैं, ऐसे बड़े अधिकारी होते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो उस कार्यक्रम को बहुत सपोर्ट मिली और बहुत लोगों को अच्छा मिला। फिर हमने मेरठ में चालू कराया, फिर मुजफ्फरनगर चालू कराया, पानीपत जाके चालू कराया, गाजियाबाद में चालू कराया, और फिर वो वहाँ के लोग ही करने लगे आज सब जगह का। और एक लहर पैदा हो गई है अब तो शिक्षा, जहाँ सर्व समाज के लोग भी शिक्षा ले रहे हैं, वहीं हमारे गुर्जर समाज को लोग बहुत शिक्षा में बहुत पीछे मानते थे भी। अब आकर के लगा कि भाई हाँ, अब धीरे धीरे सभी क्षेत्रों में वो बच्चे पढ़ रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं। हाँ, अब तो खैर औद्योगिकरण आ गया यहाँ पर, जी, बड़े बड़े कॉलेज आ गए, बड़े बड़े हॉस्टल आ गए। उस ज़माने में थे ही नहीं कुछ भी। ये इतना बड़ा फैक्ट्री एरिया थोड़ी था नोएडा जैसा। नोएडा भी एक कोने में था, जब जिला बहुत बड़ा हमारा है। तो ये वजह थी शिक्षा क्षेत्र में काम करने की। समाज के साथ साथ जब भाई साहब आप शायद 1992 में 2000 में आपने एमएलसी का इलेक्शन लड़ा था। हाँ, वो ये था कि जब हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह योगदान दिया तो चर्चा के विषय बन गए। जी, तो वहाँ के कुछ पढ़े लिखे लोग थे, डॉक्टर कलम सिंह जी, डॉक्टर घासीराम वर्मा जी, प्रिंसिपल रामपाल सिंह जी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वे लोग बहुत सामाजिक काम करते थे। मैं उनकी टीम के साथ राजेश पायलट, उनके एक राजेश पायलट वो बना वहाँ पर छात्रावास 94 में, वो नींव रखने गए थे। तो मैं पायलट साहब का
बहुत निजी लोगों में से था। तो जब जब पायलट साहब पश्चिमी यूपी में चलते थे तो मुझे खबर आती थी, मैं गाड़ी लेकर उनके साथ जाता था। तो वहाँ जब मैंने पढ़े लिखे लोग देखे तो मैं उन लोगों से जुड़ गया। तो उनके साथ जुड़ के बहुत सारे कॉलेजों में दान दिया, बहुत आज भी देते हैं, आज भी दे रहे हैं। जी। तो उन लोगों ने कहा कसन जी आप शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हो, सर्व समाज के लिए चाहते हो। मैं कहा आप तो दान भी बहुत समाज में दिया, और अपने समाज में नहीं और दूसरे समाज में भी दिया। तो आप जो विधान परिषद का स्नातक सीट पर चुनाव लड़ लो। मैंने मना कहा कि नहीं नहीं हम तो व्यापार कर रहे हैं और हम बिजी बहुत है। नहीं नहीं हम चुनाव तो हम लड़ाएंगे ना। और उन्होंने खैर उनकी इच्छा थी, उन्होंने मीटिंग करी मुजफ्फरनगर में और आसपास के सब जिलों के लोगों को हमने बुला के लेके गए, मुझे चुनाव लड़ाया गया। और बाद में मुझे मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी से बुला करके 2 एमएलए 2 एमपी, एक संजय चौहान उस टाइम एमएलए थे, मुनव्वर हुसैन एमएलए थे, कादिर राणा थे, एक अमीर आलम एमपी थे। इन चारों ने मिलकर मुझे कहा कि आपको नेताजी बुला रहे हैं और आपको समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ना। मैं चुनाव लड़ा, चुनाव बहुत ज़बरदस्त था। 9 जिलों का चुनाव था, उसमें ग्रेजुएट वोट डालते हैं। ग्रेजुएट का चुनाव बहुत कठिन कार्य है, उसको घर घर से मार्कशीट इकट्ठी करने पड़ती है, फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो उस टाइम पे जो मैं चुनाव लड़ा था 2002 में, उससे पहले वाला जो चुनाव था वो 7,600 वोट लेकर के वो जीता था कैंडिडेट। वो शिक्षकों का चुनाव होता था, शिक्षकों के संगठन थे। तो ओम प्रकाश गुट के हेम सिंह पुंडीर उससे पहले एमएलसी थे। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा तुम 10,000 वोट ले लो तो आप एमएलसी बन जाओगे। और एमएलसी अगर आप बन गए तो आप अपने विधान परिषद के जो निधि होती है उससे और जो सत्ता के माध्यम से आप बहुत सारे कॉलेज, नए नए कॉलेज और बनवा सकते हो, और समाज कल्याण विभाग से आप बहुत कुछ योगदान दिला सकते हो। और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए वास्तव में सत्ता की बहुत ज़रूरत होती है जी। हर काम के लिए। आज तो सत्ता पर केंद्रित है मामला। तो इसलिए मैं चुनाव लड़ गया। 28 कैंडिडेट थे और मुझे फिर जो आपने कही ना कंट्रोवर्सी भी होती है, तो तब जाके पता लगी राजनीति में, पता लगी राजनीति में जिनको हम अपना बहुत खास मानते थे वो भी हमें ऐसे लगने लगे जैसे ये हमारे विरोधी है। अब विरोध किया भी क्योंकि राजनीति का गुण है जी। और उसकी वजह से, विरोध होने की वजह से मैं 400 वोटों से हार गया था। और मुझे 400 डिक्लेयर, वोटों से। हाँ केवल 400 वोट। और उससे पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था फरवरी 2002 में, उसमें 7 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए थे और वो 7 टिकट जो थे उसमें एक भी गुजर जीता नहीं था। तो मुलायम सिंह जी ने एक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी लखनऊ में, मेरा हाथ पकड़ के ही कहा था कि बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ रहा है और ये जीत का आएगा। यदि जीत का आ गया तो और हमारी सरकार आ गई तो मैं कैबिनेट मंत्री बनवाऊंगा। अच्छा। डिक्लेयर कर दिया। वो अन्य पार्टी के जो नेता थे उसमें हमारे समाज के भी थे, उनको थोड़ा परेशानी हुई। भाई ये तो पहले ही बड़ा चर्चित है, समाज में इतना दान देता है, समाज के बहुत काम करता है। बहुत 800-700 लड़के तो जो फैक्ट्री हम बनाते थे यहाँ पर सिकंदराबाद और सूरजपुर में जो भी फैक्ट्री बनती थी, तो गाँवों के जो लड़के बेरोजगार थे, किसी समाज का है और हमारे पास आ गया, वो करीब 800-900 लड़के हमने फैक्ट्री में लगवाए थे। और एक हमारा चर्चा थी, अगर हमारे घर पर कोई आ गया ऐसे काम के लिए, हमारे हाथ में कोई ऐसा काम था जिसे हम कर सकते थे, बिना काम करे हम उसे भेजते ही नहीं थे, चाहे हमें 2 दिन अपने घर पर रोकना पड़े। तो इसलिए एक अच्छाइयों के, अच्छे कामों की हमारी चर्चा थी। तो ये प्रथा तो आज की आप भी चल रही है, ये आज भी है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे भाई साहब का ऐसा व्यक्तित्व है कि किसी भी क्षेत्र, चाहे हमारे यहाँ राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू कश्मीर तक के जो युवा हैं, वो भाई साहब के पास अभी भी उनकी वीडियोस, उनके सोशल मीडिया पे जो जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे देख के आज भी उनके घर पे आते हैं। भाई साहब उनको प्रॉपर वहाँ पे ठहरने की, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और जितना सहयोग हो सकता है हर बच्चे को, बिना खाली हाथ तो आज तक शायद ही कोई गया ही नहीं है आज भी वहाँ पे, तो अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको लगातार चलाए जा रहे हैं। और अभी मेरे जो नॉलेज में है, जितना मैं जानता हूँ भाई साहब को, कि कई संस्थान हैं जो उन्होंने अभी भी चला रखे हैं एजुकेशन के रिलेटेड, समाज के रिलेटेड। जितने भी हमारे क्षेत्र में स्कूल हैं, शायद ही कोई सा ऐसा स्कूल हो राजस्थान से लेके, यहाँ से लेके मध्य प्रदेश में, जहाँ उन्होंने दान ना किया हो, जहाँ उन्होंने किसी ना किसी तरीके की कोई कमरा ना बनवाया हो, लाइब्रेरी ना बनवाई हो,
बच्चों को किसी की तरह, अभी भी कुछ समय पहले की बात है कि एक लड़का था जो शायद स्पोर्ट्स के लिए वो आया था भाई साहब के पास। तो भाई साहब ने उसको यहाँ ठहराया, कराया, उसको पैसे दिए और स्पोर्ट्स के लिए उसको जूतों की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्था अपने पास से करवाई। तो ऐसे लोगों की हमारे समाज में आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है कि ये किसी समाज को या किसी व्यक्ति विशेष को लेके कोई कार्य नहीं हो रहा है। ये कार्य हो रहा है उन लोगों के लिए, क्योंकि एक एजुकेटेड व्यक्ति हमारे समाज को आगे बढ़ाने में योगदान देता है। वो आने वाले बच्चों की नींव, उस पूरे परिवार को चलाने का एक माध्यम रहता है। अगर उसके दिमाग में ये चीज़ें आ जाती हैं कि एजुकेशन हमारे लिए क्या महत्व रखती है, तो ये कार्य सफल होता है जो अभी भाई साहब कर रहे हैं। तो भाई साहब इसी जर्नी में जब आपने ये किया, उसके बाद आप आज भी उसी नहीं, मैं उस चुनाव को हार गया, उस चुनाव को हार गए। वो चांस खत्म हुआ। तो वो जब पता चला कि राजनीति में ये जो हम बात कर रहे थे कि हम जो खींचातनी होती है, जो बैड एक्सपीरियंस मिला, जब तक आप सबको निस्वार्थ सहयोग करते रहे, सारी चीज़ें करते रहे, जब तक तो सब अप्रिशिएट करते रहे। हाँ, जैसे ही आपको लोगों ने एक पद पे ले जाने की कोशिश करी, जो आपके घनिष्ठ होंगे, जो प्यार करते होंगे, जिनको आपको एक्चुअल बारे में पता था, तो दूसरों के लोगों नहीं, की एक्शन को तो उनको पता था कि काम करने वाले हैं, लेकिन वो लेकिन राजनीति में तो रोका जाता है ना। रोका जाता है। ये तो स्वभाव है, स्वभाव है। और आज भी ये पिरामिड वाला किस्सा ना, नीचे है फिर पिरामिड ऐसे बनता है, उस चोटी पे जो जाएगा उसको बहुत लोग खींचेंगे ना। जी, वो राजनीतिक एक स्वभाव है। स्वभाव है। हाँ, एक और बात बतलाऊँ आपको कि समाज फिर मुझे जो है तो ये कहने लगे नेपाल सिंह कसाना जी भामाशाह हैं, ये दानवीर कारण है, ऐसी उपाधि दे दी। जब वो उपाधि दे से बनाने लगे तो कुछ लोग जिन्हें थोड़ी बहुत हमसे ईर्षा का भाव रहता है, तो वो हंसी उड़ाने लगे। जी, नहीं जी, ऐसे भामाशाह कैसे हो गए। तो एक दिन जो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैंने कहीं एप्लीकेशन थोड़ी दी है, अगर भाई मुझे भामाशाह कहो, दानवीर कर्ण कहो, ये समाज में काम करते करते समाज अपना आप ही कहने लगा। जी, और इसमें कि कहीं कोई कार्यालय नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो फिर मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने जो है एक पुस्तक लिखवाई। ये पुस्तक जो मेरे मित्र हैं राजपाल सिंह जी, राजपाल सिंह जी हैं। हाँ, ये मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ऐसी कई बुक्स भाई साहब के ऊपर लिखी हुई हैं, जिन्होंने समाज के प्रति, जो आज भी सजग लोग हैं, जो चाहते हैं कि ऐसे लोग आगे बढ़ें। ये राजपाल सिंह कसाना जी हैं, जिन्होंने भाई साहब के उसमें पुस्तक लिखी हुई है पूरी। इसमें उनका पूरा डिटेल में वर्णन है। जी भाई साहब। तो वो जो फिर कुछ राजनीतिक विरोधी लोग थे, उन्होंने बड़ी हंसी उड़ाई। तो फिर हमने जो लिस्ट बनाई, कहाँ हमें पता ही नहीं था कैसे भी कोई विरोध कर सकता, जबकि दान दे दिया, बात खत्म होगी। जी, हमें हमारा किसी में उधार थोड़ी है, लेकिन मानो दान तो दिया हमने करोड़ों में, और वो कह रहे हाँ दे दिए 2-4 जगह इन्होंने। अरे मैं क्या हद होगी। जब हमने पहले के इसी किताब बुक में 17 पेज हैं जिन पे हमारे परिवार द्वारा योगदान दिया गया, और केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं। देखा आप, हमारी माँ के नाम पे कंबल बढ़ते हैं हर साल, हर साल बचते हैं। 4,000-5,000 कंबल बनते हैं, भंडारा करते हैं, गरीबों की शादियों के लिए हम पैसे देते हैं। बहुत सारे लड़के को इंडिविजुअली, बहुत सारे बच्चों को हमने पूरा पढ़ाई के पैसे दिए, बीटेक कराई, एमटेक कराई, एमबीबीएस कराई। खिलाड़ियों को एक आपने वो डब्ल्यू नहीं देखा होगा, जी, वो सौरभ गुजर। जी, 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 सौरभ गुजर आज अमेरिका का क्या आइकॉन है। जी, उसको आर्थिक योगदान मैंने दिया। जी, उसको खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, वहाँ जाने के लिए दिया, और फिर अपने घर पर रखा उसको 1 महीने। जैसे कि मेरी जानकारी में है भाई साहब, सिकंदराबाद में आपने एक फ्री मेडिकल, हाँ, अभी छोटे भाई केपी सिंह के वो धार्मिक है, जी, उसने एक मंदिर बनवाया। जी, मंदिर बनवा के वहाँ पर एक क्लिनिक खोली है, और वो क्लिनिक हमारे गांव की ज़मीन है, वो अपने खेत की ज़मीन, 20 बीघे हमारी फैक्ट्री लगी हुई है। तो वहाँ पर वो सिकंदराबाद फैक्ट्री एरिया के साथ है, बिल्कुल जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर क्लिनिक चालू कर दी माता जी के नाम पर, रामवती कसाना चैरिटेबल वो ट्रस्ट माता के जी नाम के पर। ट्रस्ट के नाम पर है, और जहाँ सबका फ्री इलाज किया जाता फ्री इलाज होता है। वहाँ पर 5 रुपये नाम चारे के लिए पर्ची कटती है, और उस 5 रुपये में 4 बार वो दिखा सकता है, जी, और फ्री दिखाना, फ्री दवाई। तो छोटा भाई केपी सिंह उसको देखता है, वो उसका खर्च उठा कर देखता हूँ। और मेरा विचार है कि आपने कभी गए हो, जाकर देखना, आसपास के 10-10, 20-20, 30-30 किलोमीटर गाँवों के लोग आ रहे हैं, नहीं मुझे पता है जी, और वो 250-300 मरीज आते हैं। 300 लोगों से प्लस में चल रहा है वो 300, और वो खर्चा करीब हमारे परिवार द्वारा इस टाइम 4-5 लाख रुपए महीने का है। जी,
उसे हम किसी से उधार थोड़ी ले रहे हैं। जी। अब कोई हमारी उल्टी हंसी उड़ाने लगे तो फिर दुख होता है अच्छा काम करने में भी। तो फिर हमने एक किताब छपवाई, फिर ये किताब में लिस्ट डाली। इस किताब में 17 पेज में वो हमारे योगदान लिखा हुआ है। जी। मैं देख लो, पढ़ लो, जी। और उनके पत्थर लगे हुए हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। आपके प्रशंसक मिलेंगे तो आपके विरोध करने वाले मिलेंगे। अब जब हम काम ही नहीं करेंगे समाज का तो विरोध करने वाले कहाँ से आएंगे, प्रशंसक कहाँ से आएंगे। बिल्कुल। तो ये जब प्रक्रिया थी तो फिर 4-5 लोगों ने 2017 में वो पूरी लिस्ट लेकर के उनकी कैलकुलेशन करी 1986 से 2017 तक। और वो सहारनपुर के लोग थे, एक लड़का मेरे पास रहता था, उन्होंने कैलकुलेशन करी 2017 में हमारे परिवार द्वारा 86 से 2017, क्योंकि एक दिन में तो हमारा योगदान है नहीं, तो वो योगदान जो था करते 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 वो जो टोटल उन्होंने किया दोनों का सामाजिक कार्य क्षेत्र, वो इसमें लिस्ट में लिखा हुआ सारी इस बुक में, तब 40 करोड़ रुपए बैठा था। अच्छा, जब से अभी तक 40 करोड़ का हम दान कर चुके 2017 तक। 2017 की डेट में उसकी कीमत, यानी 1986 में जैसे आपने प्लॉट मैंने किसी 1986 में लिया 2 लाख का, और 2017 में वो हो जाएगा 20 लाख का, तो वो उसकी कीमत में उसको टोटल किया गया। जी। और उसके बाद भी लगातार हमारा परिवार योगदान दे रहा। जब वो आजकल भी बहुत लोग आ जाते हैं, कोई जो अजी आपने कहाँ कहाँ सुना तो है पर हमें पता नहीं है कहाँ कहाँ, महिला में देख ले, उनको हम वो लिस्ट दिखाते हैं जो कैलकुलेशन की हुई है वो दिखाते हैं। और वो अभी एक सज्जन थे, अभी 2-3 आए थे, तो वो बाहर कहते जी बड़ा नाम सुना, और कोई ऐसा कहता आपके बारे में, कोई गलत कहता, कोई झूठ कहता, झूठ बोल रहे मैं कि भाई ये लिस्ट, अब तुम कैलकुलेशन देख लो। मैंने कई कैलकुलेशन दिखाई। मैं कि वैसे मैं कहना नहीं चाहता, मुझे अपने मुंह से अच्छा भी नहीं लगता। और हम आज भी काम कर रहे हैं। राजेश पाठ महाविद्यालय देखिए आप, कितना ज़बरदस्त काम चल रहा। हमारी पूरी टीम है, पूरी टीम ने 45 बीघे ज़मीन खरीद करके 7 करोड़ रुपए अब तक लग चुके हैं। उसमें हमारे परिवार, हमारे घर से ही 11 लाख रुपए, हमारे दूसरे समझे उससे 11 लाख, एक और समझे उससे 11 लाख, और 70-80 लाख रुपए तो हमारे परिवार द्वारा है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, हमारे द्वारा वहाँ दिया हुआ। अब लगातार दे रहे। हमारा छोटा भाई KP सिंह जो वहाँ अध्यक्ष है मैनेजमेंट कमेटी का, मैं ट्रस्ट का संरक्षक हूँ। हमारा क्या लेना देना वहाँ पर। ये ज़रूर है कि हमारा मूल गांव है सकलपुरा, हमारे परिवार का निकास वहीं से है, हम क्रांतिकारी परिवार से हैं। हमारे दादाजी उस ज़माने में पड़बाबा जो थे तोता सिंह कसाना, 1857 के युद्ध में 30 मई को अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ था, उसमें शहीद हो गए थे। उनकी याद में हमने किताब लिखवाई है। उनको एक लगाव है, लेकिन हमें तो कोई कहता थोड़ी है। बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहाँ हमसे कोई कहते नहीं, हम जाकर दान देते हैं। अभी हमने देहरादून में जाकर 2.5 लाख रुपए दिए, अभी हरिद्वार में देखा है 2.5 लाख रुपए। ईश्वर दे रहा है ना, ईश्वर ने जब प्रसाद, हमें उम्मीद थी कि हमें ये नोएडा में आकर रहने लगेंगे। आज इतनी बड़ी प्रॉपर्टी हमारे पास खड़ी हो गई, हमें पता ही नहीं थी। हमने कोई, हमारे पेरेंटल गांव से कोई हमें फीड नहीं मिली, ऐसे पैसा नहीं मिला जो ये खड़े किए। ये मेहनत की गई, संघर्ष किया गया, सब भाई कर रहे हैं। आज हमारे छोटे भाई KP सिंह बहुत बड़े काम कर रहा है, और उसने बड़े भाई साहब चले गए जो हमारे संस्थापक थे। माइल स्टोन तो वही थे, हमारे फाउंडेशन स्टोन वही थे। उनसे सबने सीखा। पूरा परिवार हमारा नौकरी नहीं करता, कोई भाई ना बेटा ना भतीजा, सब कंस्ट्रक्शन करते हैं। आज सारे काम की जिम्मेदारी हमारे छोटे भाई KP सिंह की है। KP सिंह पूरे परिवार की, ब्याह हो, शादी हो, मकान हो, मार्केट हो, जो काम हम दोनों भाइयों ने किया था वही काम हमारा छोटा भाई कर रहा है KP सिंह। ये उदाहरण किसी अन्य परिवारों में कम ही मिलेंगे। अगर रहते हैं हम अलग अलग हैं, लेकिन ये जो घर की जिम्मेदारी के हैं उनमें से कोई ना कोई जो सबल है, जो व्यापार को देख रहा है या व्यापार का हेड है, वो उन सारे कामों को करता है। बच्चों को पढ़ाना, हमारे भतीजे पढ़ रहे हैं, हमारी भतीजियाँ पढ़ रही है। आज हमारे घर में 5 लड़की तो BTech M.Tech है। मेरी 2 बेटी तो कनाडा में है, दोनों दामाद, उनके अपने मकान है, बड़े बड़े पैकेज हैं उनके। एक बेटी हमारी भतीजी जो जापान में है, BTech MBA, हमारा दामाद भी M.Tech है। दूसरी मेरी बेटी BTech MBA लेफ्टिनेंट कर्नल को है। 2 लड़के हमारे BSc LLB हैं। एक हमारा KP का बेटा है, वो BBA MBA लंदन से करके आया। एक जो छोटे भाई का बेटा है वो MBA है, उसकी जो पत्नी हमें मिली है, इतना बढ़िया रिश्तेदार मिली है, उसको जो हमारे पुत्रवधू मिली है हमें, MSc फिजिक्स PhD है। जो KP के बेटे को लड़की मिली है हमें भाटी परिवार से, वो लेडी श्री राम कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। हमारे KP को भी हमने शादी करी, बिना दहेज शादी करी थी।
वो बिना दहेज शादी 93 में करी थी। लोग कहते हैं ना शादी नहीं, हमारे घर में शादी दहेज से भी हुई है, बिना दहेज से भी। 93 में केपी बिना दहेज शादी करी। MA BA लड़की नहीं थी, खूबसूरत अच्छे परिवार से, विधायक थे वहाँ के महुआ के, चौधरी उमराव सिंह जी उनकी बेटी है। मेरे बेटे की शादी हुई, 1 रुपया नहीं लिया, मेरा अकेले बेटा है, एक कप प्लेट नहीं लेकर आए हम ये नहीं कह रहे सब शादी बिना दहेज हुई है, लेकिन 2 शादी तो हमने की है। तो समाज को ये संदेश देने की हमने कोशिश की है। आज भी हम लगातार करते हैं। जो ट्रस्ट की आपने बात करी, जहां हमने व्यक्तिगत तौर से पढ़ाए थे, 2021 में हमने आप जैसे लोगों को मिला करके इकट्ठे करके ग्रेटर नोएडा में अमित राणा इसमें विशेष रूप से है, सुरेंद्र भाटी है और चंद्रपाल कसाना है, अनिल कसाना है और कई लोग हैं। तो हमने एक ट्रस्ट चालू किया जिसमें 1000 रुपये महीना दिया जाता है और उसका नाम है गुजर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट। तो उसमें क्योंकि डिमांड काफ़ी आने लगी थी, फेसबुक का ज़माना आ गया कि हमें दे दो हमें दे दो। आज उससे जो बच्चा 75% जिसके बारे में है, 65% लड़की के हैं, अगर उसे हायर एजुकेशन लेने तो उसको हमारा ट्रस्ट वो देता है। अब तक गुजर एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट जो है 52 लाख रुपए दे चुका है उनको पढ़ाने के लिए। तो उसका मैं चेयरमैन हूँ और जितने भी मेंबर बने हुए हैं 70-80% मेरे संपर्क के ज़्यादा हैं। और अभी मीटिंग हुई, खिलाड़ियों को देते हैं। मैं भी एक हूँ। आप भी उसके मेंबर हैं, तुम्हारी पूरी टीम मेंबर है। तो ये जो अच्छे काम किए जाते हैं वो शिक्षा पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है और वो एजुकेशन के माध्यम से, चाहे बहुत सारे अब कोई कहेगा कि आप तो अपने समाज में देते हो, अपने समाज में नहीं देते केवल। अभी हमने यहाँ सर छोटराम कॉलेज है मुरादनगर में, एक वहाँ के लोग आए जी हमारी लड़कियाँ पढ़ती हैं, हमें 2 कमरे के लिए पंखे दे दो। हम कि 2 कमरे के क्यों, पूरी क्लास बताओ कितनी है। उनकी इतने कमरे हैं, जितने वो कमरे थे, ये मैं 15-16 साल 20 साल पहले बात कर रहा हूँ, सारे कमरों के पंखे गिन करके खरीद करके हमारे लगाने वाला भेजा। सारे पंखे जो आज चल रहे हैं वहाँ वो हमने लगवाए। और बहुत सारी जगह हैं ऐसे, मेरठ में है मुस्लिम कॉलेज है, त्यागियों कॉलेज है। वो तो एक जो जिस जहाँ कॉलेज होता है, जिस गांव का प्रभाव होता है, वो उसी समाज से गिना जाता है। जबकि सभी कॉलेजों में योगदान सभी समाज का होता है, सभी समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस जर्नी में भाई साहब, जैसे आजकल क्या है कि जो नया यूथ है, नए लोग हैं, ये डिप्रेस बड़ी जल्दी हो जाते हैं। उन्होंने, चाहे वो सोशल मीडिया कह लीजिए, इसके फ़ायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं, ये डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कभी आपकी पूरी इस जर्नी में कभी कोई ऐसा फेस आया जहाँ पे आप ऐसा जुए हों, जहाँ आपको लगा हो कि यार मैं थक गया हूँ, या इस तरीके की कोई नेगेटिव अप्रोच आपके दिमाग में आई? एक तो क्या था कि हम शून्य से स्टार्ट हुए थे जी। तो उत्साह तो हमारे दिल में हमेशा बढ़ा रहा। भाई यदि हम होते 100 करोड़ के मालिक होते अब हमारे पिताजी, और तो हमें, और फिर हम कर देते 80 करोड़, तो हमें 20 करोड़ को झटका लगता। लेकिन जब हम पे था ही नहीं, एक साधारण किसान थे हम, जैसे गाँवों में सभी किसान होते हैं, अपने गांव में जो अच्छे ठीक ठाक किसान थे वैसे हमारे परिवार किसान था। तो हाँ, वो साधनों की कभी कमी नहीं पड़ी। कुछ घटना तो ऐसी हैं जिसमें कुछ झटका भी लगा था, लेकिन संभाल लिया हमारे परिवार ने, भाइयों ने। 5 भाइयों का होना भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल। जब संकट आता है तो परिवार के भाई ही उसको संभालते हैं। तो इसलिए बड़ा परिवार होना चाहिए। बहुत सारे तो वकालत करते हैं आज का, एक सिंगल होना चाहिए लड़का। ना मैं कहता हूँ नहीं, अगर जिस घर में 4-5 भाई हैं, जब भी कोई बड़ा संकट आता है और वो सब कमाने वाले हैं, तो अपने परिवार को संभाल लेंगे। और जो है ही अकेला और वही डूब जाए, कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए, घटना हो जाए, तो वो तो शून्य हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो हम तो जो संगठित रहे, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। और ये जो बच्चे, जो तुम डिप्रेशन की बात कर रहे हो आजकल के जो है, ये महत्वाकांक्षी ज़्यादा हो गए। बहुत सारे बच्चे तो ये चाहते हैं शॉर्टकट से पैसे कमा लो, लंबी गाड़ी ले लो, बड़ी कोठी बना लो, फिर अपना समाज में नाम करो, फिर शोर मचवाओ। वो प्राप्ति उन्हें इतनी जल्दी हो नहीं पाती, तो डिप्रेशन चले जाते हैं। जबकि बिना परिश्रम के, बिना संघर्ष के कोई आदमी आज तक स्थापित नहीं हुआ नहीं है, 1-2 को छोड़ करके। बड़े बड़े अंबानी ग्रुप को देख लो आप, उसके पिताजी कहाँ पेट्रोल पंप पे थे, आज अंबानी, उनमें भी अंबानी में देख लो 2 भाई हैं, एक संघर्ष कर रहे हैं।
छोटे वाला बड़े वाले का काम बहुत टॉप चल रहा है। तो कोई भी कोई भी कॉर्पोरेट ग्रुप को आप कहीं गिनती देखोगे जीरो से शुरू हुए हैं। कुछ परिवारों को छोड़ के, जैसे बिरला वाली फैमिली पुरानी फैमिली है, जेके वाली पुरानी है, टाटा वाली पुरानी है लेकिन अब तो बहुत हजारों लोग आ गए हमारे देश में, और हमारे गाँवों में भी बहुत लोग बड़े बड़े बिजनेस में आ गए हैं। बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत लोग नए नए काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है केवल हम ही हैं, और बहुत अच्छे अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, जो आगे बढ़ेगा, ईमानदारी और साख जिसकी होगी, साख हमारा बिजनेस कंस्ट्रक्शन का है, गवर्नमेंट के काम बड़े बड़े काम चल रहे हैं, वो उधार से चलते हैं, भले हम पर कितना पैसा सही, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में क्या कहीं पेमेंट रुक गया, कहीं दूसरा काम लेना, कहीं तीसरा काम लेना, तो वो बिना साख के बिजनेस नहीं कर सकते। और जिनकी साख नहीं है वो व्यापार नहीं कर सकता। ठीक, तो आने वाली जो पीढ़ी है, मैं तो उनके लिए विशेष संदेश है, ईमानदारी से काम करो, संघर्ष के साथ करो, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, आपकी साख पैदा हो जाए। अगर साख पैदा हो, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तब भी आप करोड़ों का काम कर जाओगे। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, हार्ड वर्क के साथ ही सक्सेस पे पहुंच Yes. पाओगे। अगर आप शॉर्टकट ढूंढोगे तो आप मुंह के बल गिरोगे। मुंह के बल जैसे कि गिरोगे। आज के टाइम में लोग बाग डिप्रेशन में आते हैं, ये करते हैं, वो उसी का एक बड़ा कारण है कि महत्वाकांक्षी ज़्यादा है, हार्ड वर्किंग कम है, बिना और ज्ञान अधूरा है। यस, तो कम नॉलेज के साथ अगर, और मेरा मानना हमेशा ये रहा है कि अगर आपको, हर आदमी हर चीज़ की नॉलेज नहीं रख सकता, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, किसी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वहाँ की नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ के एक्सपर्ट जो उन्होंने करा हुआ है, जो हमारे बड़े हैं या हमारे साथी हैं, उनसे पहले नॉलेज लो, समझो, करो, उसके बाद फिर उस क्षेत्र में आगे बढ़ो। एक हमारे परिवार की विशेष खासियत, ये प्रशंसा नहीं कर रहा मैं आपको, जो भी हमारे परिवार में हमारे भाइयों के दोस्त, हमारे दोस्त, बहुत लोग ऐसे आए जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी, सिविल इंजीनियरिंग, उनको हमने काम सिखाए, उनको कंस्ट्रक्शन में काम दिलाने के लिए पूरी मदद करी। आज वो मल्टी करोड़ के काम कर रहे हैं। हमने अपने मिलने वालों के, हमारे गांव के मुसलमान हमारे फैब्रिकेशन काम करते हैं, लकड़ी वाले मुसलमान बढ़ई जो हमारे बढ़े का काम करते हैं। हमने अपने गांव का भी कोई ऐसे नहीं छोड़ा, हमने कोई रिश्तेदार अपना नहीं छोड़ा, अपने परिवार का, अपने घर का, अपने गांव का, जो हमारे पास आए और उसकी नौकरी ना लगाई हो, सबको नौकरी लगवाई, आज भी लगवाते रहते हैं। ये नहीं कि हम जो 2 पैसा होगा तो भाई हम लंबरदार हो गए। जिनके दरवाजे, हमारे घर के दरवाजे पूरे समाज के लिए, सब जाति के लिए, सब धर्मों के लिए खड़े रहते हैं। अगर कोई उचित कार्य के लिए हमारे पास आता है, उसको निश्चित रूप से हम मदद करते हैं। ये हमारे जीवन की जीवन धारा है इसको आप किस तरह लें। और हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिख गए हैं। हमारे बेटे एक बीटेक सिविल इंजीनियर है, आजकल दुबई में काम कर रहा है, हमारा साहिल है, भतीजा है। एक बेटा हमारा उसी से बड़ा भाई जो वो MBA है वो साइड को देखता है। हमारा अजय भाई जो डॉक्टर होते हुए भी उसके लिए क्रेशर लगा दिया सहारनपुर में, वो क्रेशर संभाल रहा है। तो हम सब व्यापार में, ये नहीं कहते कि हमसे बड़ा व्यापारी गुजरों में नहीं है या समाज में नहीं है, हमसे बड़े बड़े व्यापारी हैं, लेकिन शांति प्रिय ढंग से दूसरे के साख को बचाते हुए, अपनी ईमानदारी का झंडा गाड़ते हुए हम काम कर रहे हैं। भाई साहब, आप जो हम जैसे आप समाज में इतना काम कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें आपने योगदान भी दे रहे हैं, आर्थिक भी, व्यवहारिक भी, और समाज को एक बड़ा माइलस्टोन खड़ा करके दे रहे हैं कि जो आने वाला यूथ है वो इसमें सहयोग देते रहे। हम जैसे लोग भी आपने उस प्रवाह में जोड़ रखे हैं, धारा में जोड़ रखे हैं, और हमारे भी थोड़ा थोड़ा जहाँ भी जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है हम सभी लोग करते हैं आपके सहयोग से। अभी इस क्षेत्र में जहाँ पे लोगों को, जो नई यूथ आ रही है, जो केवल अपने ही बारे में सोचती है या बात करते हैं मैं की भावना, क्योंकि उनके अपनी फुलफिल नहीं हो पा रही है, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि समाज के प्रति जो आपने अपना एक्सपीरियंस दिया है, तो आने वाली यूथ जो है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या लेके चले? देखो, जो इसके अंदर मैं आ गई वो तो पहले ख़त्म हो गया जी। बिना हमके कोई आगे नहीं बढ़ता है। अकेला व्यक्ति लगता है कि मैंने अकेले ने प्रोग्रेस कर ली, लेकिन उसके बहुत सारे प्रभाव होते हैं। कहीं किसी का सहयोग है, कहीं किसी का सहयोग है। और पारिवारिक, अगर परिवार बड़ा है तो मैं तो कहता हूँ अपने परिवार में अगर आप एक साथ
रह भी नहीं सकते तो आप अलग अलग रहने लगिए, लेकिन काम तो इकट्ठा कर सकते हैं। तो जिन्होंने अपना जो 10 पैसे कमाए किसी ने, या किसी ने, कोई बड़े भाई ने हमारे ने काम चालू किया, अगर वे अलग होकर के रहने लगते तो शायद हम इस जगह ना होते। या मैं फिर टीचर बन गया, मैं भी उनके साथ लग गया, मैं दिल्ली में टीचर लग जाता, मैं कहता मैं मुझे क्या जरूरत पड़ रही है। तो आज जो हमारा परिवार समृद्ध और परिवार शिक्षित नजर पड़ता है, समाज के बहुत सारे काम करते हैं, फिर हम अकेले अकेले अपनी 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 डपड़ी बजाते रहते, ढोल बजता रहता, ढोल नहीं बजता, ढोलकिया बजती तो उसका तब वो ऐसा सम्मान भी नहीं मिलता। सम्मान उनको मिलता है, मैं तो कहता हूँ कि जो नए बड़े किसी बिल्डिंग में रहता है, जिसे वो घर की परिभाषा देते हैं, वो मकान होता है जिसमें भाई आपस में बात नहीं करते। एक घर होता है, फिर जो घर होता है उसमें भाई बैठते तो हैं लेकिन एक दूसरे की मदद नहीं करते। एक होता घराना जिसमें सारे भाई बैठते हैं, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के प्रति चिंतित रहते हैं और अपने पूरे परिवार की इज्जत को एक मानते हुए भी आगे बढ़ते हैं, वो घराना बन जाता है। तो ये तो आने वाली जो पीढ़ी है, जो सिंगल हैंड है, जो अकेला रहना चाहते हैं, अपने भाइयों के साथ नहीं रहना चाहते, वो उनकी सोच गलत है। हमेशा संगठित होने से जो प्रोग्रेस होती है, शायद वो प्रोग्रेस अकेले में नहीं हो सकती। बिल्कुल, मेरा ये मानना है। बिल्कुल ऐसा। और मैं कहता हूँ जाति धर्म भी कुछ भी माने नहीं रखता। आपका जो आपका साथी है, किसी भी जाति का धर्म का है, आपका अपना प्रेम है, आपके वो किसी कष्ट में है, तो निश्चित रूप से उसकी मदद करनी चाहिए, निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए। उनको जाति परिवार की बात भी नहीं है, केवल बहुत लोग मिलते हैं ऐसे समाज, हमें बहुत लोग मिले, हमारे बहुत अन्य समाज के बहुत गहरे गहरे दोस्त हैं, वे हमारी मदद करते हैं, हम उनकी करते हैं। भाई साहब, अभी हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप में कैपेबल नहीं होता। बस जो लोग आपकी इस वीडियो को देख के, आपके माध्यम से, या समाज के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, वो आपसे कैसे संपर्क करें, कैसे जुड़ें, या कैसे आपसे कनेक्ट करें आगे की? हो सकता है जैसे मैं हूँ और मैं कोई बंदा है जो जॉब कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसकी भावनाएं ऐसी हैं कि यार मैं उसके समाज के प्रति अपने आप को टाइम नहीं दे सकता, लेकिन किसी ना किसी तरह हफ्ते में एक दिन टाइम दे सकता हूँ, या किसी योगदान कर सकता हूँ, या कुछ भी करना चाहे जो यूथ के लिए या एजुकेशन के लिए या समाज के लिए जो भी करना चाहे, वो आपसे कैसे संपर्क करें और कैसे जुड़े? पहली बात तो ये है कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ। जी। मेरी जो आईडी है फेसबुक पर, वो है इंग्लिश में चौधरी नेपाल सिंह कसाना जी। और मेरे 5000 मेंबर हैं। जी। एक भी मेंबर 3000 से नीचे का नहीं है, जिसके फ्रेंड 3000 से कम हो। किसी के 3000, 3500, 4000, 4200, 4800 ऐसे हैं। तो मेरी फेसबुक पे मैं जब पोस्ट डालता हूँ तो मेरा मानना यह है कि करीब 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख लोगों पे मेरी पोस्ट जाती है। जी। और जब से ये एजुकेशन ट्रस्ट चलाया है, प्लस मेरी फेसबुक चले, मुझे बहुत लोग जान गए। जी। तो बहुत सारे तो मुझे टच वहीं से कर लेते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं टाइम देता हूँ, मैं कोई भी नेगेटिव आंसर नहीं देता उसको। कोई भी व्यक्ति हमारे 24 घंटे, एक तो होता रात में हम नहीं आना जी 8 बज गए हैं, तुम शहर के हो, हम गांव के हैं। बहुत सारे लोगों को जो गांव में शहरों में कोठी बना लेते हैं, तो गांव वाले में से बदबू आने लगती है। वो कहते हैं अरे रात के 8 बजे आके बताओ, हम तंग कर दिए। तो ऐसी छोटी सोच के हम लोग नहीं, हमें उसको रात के 12 बजे बेल बजा देगा ना, तो हमारे दरवाजे तुरंत खुलेंगे, उसे खाना खिलाएंगे, लिटाएंगे, बैठाएंगे। वो तो विषम परिस्थिति हुई, कभी भी मिल सकते हैं मेरे। अब तो भाई मोबाइल ही बड़ा साधन है जी। मोबाइल फ़ोन करो, मिलो, बैठ के डिस्कस करेंगे। कोई वे भी खुद अपना प्रपोजल ऐसा कोई लेके आते हैं कि समाज के लिए जी हम ये करना चाहते हैं, तो हम उल्टा उनको सहयोग करेंगे। जी। ये नहीं कि वो हमारे साथ ही किसी संगठन में जुड़े ना, वो अपना कोई प्रपोजल लाए प्रॉपर। और ये जो कॉलेज बनवाने वाले आते हैं लोग, छात्रावास बनवाने वाले आते हैं, तो उनको तो खुद ही हम ढूंढ ढूंढ के मिल जाते हैं। हम तो खुद ही ऐसे सेल्फ एक्टिवेट हैं कि हम अपने आप ढूंढते हैं, अगर कहीं हमारा योगदान नहीं है तो हम जाके योगदान देते हैं। जी। तो ऐसे युवा जिनके अंदर मर्म है, एक दर्द है, भावना है कि मैं समाज के काम करना चाहता हूँ, तो हमने घर का एड्रेस बता दिया, फ़ोन नंबर बता दिया। कभी भी आए, वो अपना योगदान देना चाहते हैं, हम बताएंगे भाई आप योगदान यहाँ दे सकते हो। अगर वो उन्होंने कोई ऐसी योजना बना रखी है तो हम उनके साथ योगदान देंगे। बहुत बढ़िया भाई साहब। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगा, शिक्षा केवल डिग्रियाँ लेकर के वो शिक्षा पूरी नहीं होती।
आपका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आपके बच्चों में, हमारे बच्चों में, आने वाली पीढ़ी के बच्चों में संस्कार होने चाहिए। जिन बच्चों के संस्कार नहीं है वो ऐसी गर्त में पहुंच जाते हैं। कोई शराब पी करके कहीं पड़ा है, कोई कहीं वाहियाती कर रहा है, कोई लड़कीबाजी के चक्कर में घूम रहा है, कोई व्यापार का बहाने से घर से पैसा ले चले जाता है, वो 5 स्टार होटल में वहाँ जा करके बदमाशी करता है, यासी करता है, वे अपने घर को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे मेरा कहना है कि हमें संस्कार पे बहुत ध्यान देना, आने वाली पीढ़ी पे भी, बच्चों में भी, जो यंग हैं इस टाइम, अपने संस्कार, अपने घर का मान सम्मान, स्वाभिमान की चिंता जरूर करनी चाहिए। और एक जो दहेज लोग लेते हैं, मैंने तो अपने बेटे के में नहीं लिया, एक भाई की जरूरत पड़ी तो उसको अपने मैंने लेने दिया। तो दहेज नहीं लेना चाहिए। अच्छी लड़की लो, अच्छा परिवार लो, पढ़ी लिखी लो, अपनी पसंद की लो। लेकिन दहेज बहुत सारे तो खैर बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, नहीं ठीक है जी हम दहेज मांगेंगे नहीं, जो वो देंगे हम वैसे ले लेंगे, चलो इतना भी कर ले वो तो तब भी मेहरबानी है। लेकिन बहुत सारे तो अड़ जाते हैं। तो ये दहेज रूपी बीमारी से भी जो यंग है, हम तो कहते हैं जिसने बाप ने अपनी बेटी पढ़ा दी हो, PhD करा दी हो, MBBS करा दी हो, BTech करा दी हो, MTech करा दी हो, LLB करा, LLM करा दी हो, B.Ed M.Ed करा दिया हो, MCA करा दी हो, तो उसने दहेज तो वहीं दे दिया। तो ऐसी बिना दहेज अपने घर में कोई बधू लाता है, अपने बेटे को लाता है, हम तो उसका बहुत सम्मान करते हैं। ये भी बहुत जरूरी है। ये सभी समाज के लिए है बात है, हमारे समाज के लिए था ही, सब समाज सभी समाज के लिए। बट इतना विजन और सोच होनी चाहिए। आजकल तो तलाक बहुत हो रहे, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही। अभी मैंने अपने समाज के हाई क्वालिफाइड परिवारों के जिनके 6-6 साल से झगड़े चल रहे थे, अपने घर पे बैठ के अंत में मेरे पास टकराते रहे हुए पिछले 1 साल में 4 ऐसे हाई क्वालिफाइड बच्चे, लड़का लड़की के मैंने वो उनको मिला तो नहीं सका, लेकिन जो तलाक ही नहीं हो पा रहा था तो उनके तलाक के फैसले मैंने खुद न अकेले कराए। लेकिन मुझे उनसे संतुष्टि नहीं हुई। और कितने क्वालिफाइड बच्चे, एक फैसला मैंने ऐसे कराया जो लड़का MBBS MD DNB, लड़की सिविल जज, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ के हैं, उनका हो गया 4 साल में तलाक भी हो गई, शादी भी हो गई, तलाक हो गया। ये तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए। ये प्रतियोगिता, अभी मुझे एक सज्जन कह रहे थे, एक डॉक्टर थे, नहीं जी आजकल पति पत्नी नहीं है घर में, पति पति हैं पति रहते हैं, पति नहीं रहते। तो वो जो तलाक की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आपसी लड़का लड़की का जो बराबर का अधिकार की बात करते हैं, वो कोई प्रतियोगिता थोड़ी है। अगर हमें प्रतियोगिता करनी है साहब, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, तुम भी मुझसे कम नहीं हो, अहंकार को छोड़ करके अपना संवाद जो आपस में करते हैं वो इतने मधुर संवाद होना चाहिए कि ऐसी नौबतें नहीं आ जाए। और ये सभी समाज में ये बीमारी बहुत फैल रही है कि कोर्टों में इतने केस पड़े हैं तलाक के कि वो सुलझाए नहीं जा रहे। तो ये भी एक परिवार के लिए बेहद विषय है जिसमें हम लोग प्रयास करते हैं, तो लोग समझाते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे आज हमारे साथ नेपाल सिंह कसाना जी, जिनके साथ बैठकर आपसे अभी जो हमारा पॉडकास्ट हुआ, आपने देखा, सुना, समझा, हमने इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, उनके जीवन का अनुभव मिला, समाज में हम किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, क्या सही सहयोग कर सकते हैं, उनकी पूरी लाइफ की जर्नी से जो चीज़ें सीखने को मिल सकती है। मैं मानता हूँ अगर जितने मेरे ब्रॉडकास्ट को ये लोग देख रहे हैं उनमें से 10% ने भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट सफल हो जाएगा। ये केवल ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं, जो आने वाली समस्याएं समाधान जो आज की डेट में चल रहा है ना, प्रॉब्लम चल रही हैं मेंटल रूप से, पारिवारिक रूप से, जो भाई साहब ने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली जब से रहने लगी हैं, लेकिन अलग रहो, लेकिन जो परिवार है उसको एकजुट करके रखो। भाई से ज़्यादा किसी का कोई काम नहीं आता। हमारा समाज हमें सब कुछ देता है, आपको उसे कुछ पहले देना पड़ेगा। लेने से पहले जो हम देने की प्रवृत्ति रखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। आप किसी से प्यार से बोलोगे तो डेफिनेटली आपसे कोई प्यार से बोलेगा। आप किसी से गलत तरीके से बात करोगे तो दूसरे का रिएक्शन भी ऐसे ही आएगा। तो ये चीज़ें सभी पे इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर आप समाज को कुछ दोगे, एजुकेशन सेक्टर में कुछ करोगे, किसी भी चीज़ में आप कुछ करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलनी है। ये यूनिवर्सल लॉ भी है। तो मेरा मानना ये है कि आप इस ब्रॉडकास्ट से
सुनने के अलावा इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करें, सीखे भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई साहब का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे पास आए, इतनी ज्ञान की बातें करी, उतना अपना जीवन का एक्सपीरियंस साझा करे। मुझे आशा है कि हमारे आने वाले जो नए यूथ हैं वो इनको देखें, कुछ सीखें और एकजुटता, जैसे भाई साहब ने बताया, परिवार का और समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनमें अपने आप को बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।